गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं ठीक ठाक हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की होली बहुत अच्छे तरीके से मनी होगी। तो हम लोग अब नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने जाना थाट के बारे में और थाट में लगने वाले स्वरों के बारे में। कोमल स्वर, विपरीत स्वर और शुद्ध स्वर, तीनों स्वरों की कहाँ कहाँ उपयोगिता है, आवश्यकता है थाट में, इसके बारे में हम लोगों ने जाना और 10 थाटों के बारे में भी पढ़ा। अब हम लोग जान लेते हैं आगे की टॉपिक है राग। आगे की टॉपिक है जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है राग। तो राग क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। कहता है राग शब्द का व्यवहार दो अर्थों में होता है। राग शब्द का व्यवहार दो अर्थों में होता है। तो पहला अर्थ क्या है उसको जानते हैं, फिर बाद में दूसरा अर्थ जानेंगे। तो दो अर्थों में जो होता है, तो प्रथम दृष्टि में पहला अर्थ में क्या है कि राग का अर्थ लगाव है। प्रथम दृष्टि में राग का अर्थ क्या लिया गया है, लगाव, यानी किसी चीज में हमारा लगाव हो जाना, वही लगाव है। इसे अर्थात स्वरों का वह समूह जो हमारे हृदय में किसी लक्ष्य विशेष की ओर लगाव पैदा करे। जैसे हम अपने जीवन में कई लक्ष्य लेकर चलते हैं, उस लक्ष्य की ओर जब हमारा लगाव हो जाता है तो वो लगाव कहलाता है। अगर हम कोई भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उसमें अगर हमारा मन लग जाता है तो हमारा लगाव लग जाता है। तो इसी लगाव का दूसरा नाम राग है। तो यहाँ पर संगीत की भाषा में समझेंगे तो स्वरों का सुसज्जित समूह जिसको सुन करके हमारा मन जिसके बारे में उस स्वर से डिनोट किया गया है उस ओर लग जाए, वही राग है। क्या कहता है, अर्थात स्वरों का वह समूह जो हमारे हृदय में किसी लक्ष्य विशेष की ओर लगाव पैदा करे। वास्तव में प्राचीन तथा मध्यकाल में राग गायन, मध्यकाल में और प्राचीन काल में जो राग गायन होता था, तो उस समय देखिए क्या होता था, कहता राग गायन के माध्यम से हम ईश्वर की आराधना या उपासना करते थे। राग के माध्यम से ईश्वर की उपासना या आराधना क्या करते थे, पूजा अर्चना किया करते थे। तो इसी राग गायन के माध्यम से हमारा लगाव अपने इष्ट की ओर हो जाता था। अतः उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि स्वरों का वह सुसज्जित समूह, स्वरों का, स्वर जो है कौन से, सा रे गा म प ध नि, उनका सुसज्जित समूह क्या कहलाता है, राग कहलाता है। स्वरों का वह सुसज्जित समूह राग कहलाता है। कौन सा सुसज्जित समूह, जो ईश्वर से लगाव पैदा करता है, जो ईश्वर से लगाव पैदा करता है, यानी कि स्वरों का, यानी सारे गा म प ध नि का सुसज्जित समूह जो हमारे मन के लगाव को ईश्वर की ओर पैदा करता है, वही क्या कहलाता है, राग कहलाता है। तो ये तो हो गया मध्यकालीन और प्राचीन कालीन बात कि पहले राग गायन किस लिए किया जाता था, उसके अनुसार से इनका डेफिनेशन बनाया गया है। अब देखिए कि आज की बदलती हुई परिस्थिति में राग का केवल न कि हम लोग आज पूजा अर्चना में क्या करते हैं, बल्कि इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, श्रृंगार रस के लिए भी करते हैं। कैसे, तो यहाँ देखिए कहता है यदि इसे आज की बदली
परिस्थिति में श्रृंगार श्रृंगार रस के अंतर्गत भी ले तो यह हमें मनोरंजन प्रदान कर संसार में आनंद का जीवन प्रदान करता है। समझ रहे हैं कि श्रृंगार रस के अंतर्गत भी अगर हम राग शब्द को ले लें तो यह क्या करता है, हमें मनोरंजन प्रदान करके जीवन का जो आनंद है, संसार में आनंद जो है, संसार का जितने भी आनंद है उसको जीवन में प्रदान करता है। कौन? राग। यानी कि जब गायक गाने के लिए बैठता है तो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है, एक संगीत की ओर लगाव पैदा कर देता है उस राग की ओर, राग के माध्यम से। तो यहां भी हो गया राग का अर्थ लगाव ही हो गया। दूसरे अर्थों में, पहला अर्थ को समझ लिए, अब दूसरे अर्थों में भी राग को रंजकता प्रदान करने वाला कहा जाता है। रंजकता प्रदान करना, मनोरंजन प्रदान करना, अर्थात यह हमारे मन का मनोरंजन करता है जिससे स्वतः लगाव की स्थिति आ जाती है। जैसे अगर हम कोई भी गाना सुने, गीत सुने तो क्या होता है, अच्छा लगता है सुनने में तो गीत बजा देते हैं ध्वनिवर्धक यंत्र के माध्यम से और उसे सुनते रहते हैं। कभी कभी कोई लोग क्या करते हैं, कहीं सफर में जा रहे हैं तो कोई गीत बजा दिया जो उसे अच्छा लगता है और सारी रास्ता उसको सुनते हुए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उसका एक लगाव पैदा हो जाता है गीत के तरफ, संगीत के तरफ, और उसको सुन सुन करके उसका रास्ता अच्छे तरीके से कट जाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तो संगीत सुनने से क्या होता है, उसका फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मनोरंजन है, संगीत में मनोरंजन है, राग में मनोरंजन है। तो यह मनोरंजन प्रदान करता है और हमारे टेंशन को, जीवन में जो टेंशन है उनको दूर कर देता है। तो इस तरह से एक लगाव की स्थिति आ जाती है संगीत की तरफ। अर्थात क्या कह रहा है, राग स्वर वर्णों का वह समूह, यहाँ स्वर वर्ण, और हिंदी व्याकरण का स्वर वर्ण ले लीजिएगा। स्वर का मतलब यहाँ आता है आवाज, स्वर का मतलब आवाज। तो आवाज के लिए जो संगीत में वर्ण बना है, आवाज के लिए जो संगीत में वर्ण बना है, आवाज के लिए संगीत में वर्ण जो बना है, के लिए वर्ण वो कौन कौन सा है, यही है सा, रे, ग, म, प, ध, नी। गायन पक्ष में ये स्वर बना है और वादन पक्ष में और सब भी है, हम लोग केवल इसी के माध्यम से भी समझ रहे हैं। तो इसी स्वर वर्णों का वह सुसज्जित समूह है जो हमारे मन को किसी न किसी रूप में आनंद तथा रंजकता प्रदान करता है। राग क्या है, हमारे मन को किसी न किसी रूप में रंजकता प्रदान करता है, और राग जो है स्वर वर्णों का समूह है, यानी सारे गामा पधनि का एक सुसज्जित समूह है। तो ये हो गया, आप लोगों ने जाना कि राग क्या होता है। अगर कहीं ऐसा हो कि समझ में नहीं आए तो जरूर कमेंट करें, फिर से और दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ ही जाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग अब देख लेंगे राग के नियम के बारे में। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग राग के नियम के बारे में जानते हैं। नोट कीजिए। तो आइए
आप लोगों ने अभी क्या जाना, राग क्या है, राग के बारे में डिटेल से जाना। प्राचीन कालीन मध्यकालीन में राग का प्रयोग कैसे किया जाता था। अब हम लोग जान लेते हैं इसमें राग के नियम के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे राग के नियम, तो राग का नियम प्राचीन काल में और मध्यकाल में पहले देख लेते हैं। तो प्राचीन काल और मध्यकाल में राग के 10 लक्षण थे। लक्षण या नियम एक ही बात हुई। तो राग के 10 लक्षण या नियम थे। कब, प्राचीन काल और मध्यकाल में। तो इन्हीं लक्षण और नियम के अंतर्गत राग का गायन किया जाता था। तो वो कौन कौन से लक्षण थे, यानी नियम, तो यहां देख लीजिए। पहला है ग्रह, दूसरा अंश, तीसरा न्यास, चौथा उपन्यास, पांचवा औरत, छठा सारत्व, सातवां अल्पत्व, आठवां बहुत्व, नौवां मंद्र और 10वां तार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खास करके राग के जो पुराना 10 लक्षण है, इनके बारे में अधिकतर पूछा जाता है। तो राग के 10 लक्षण कौन है, 10 लक्षण जो प्राचीन काल और मध्यकाल में चलता था। तो ख्याल रखिएगा आप लोग, ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, औरत्व, सारत्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्र, तार। फिर बोलिए हमारे साथ आप लोग, ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, औरत्व, सारत्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्र, तार। ये 10 लक्षण है, ये 10 नियम है जो प्राचीन काल और मध्यकाल में प्रयोग किए जाते थे। लेकिन अब जो है, अब इनमें से अधिकांश प्रयोग में नहीं है। प्रयोग में कौन कौन से हैं इनमें से, तो ग्रह, अंश, न्यास और उपन्यास, ऐसे कुछ है जो कि अभी प्रयोग में है, लेकिन वो भी रूप बदल करके वही है। आदि ऐसे कुछ नियम है जो रूपांतरित होकर प्रयुक्त हो रहे हैं। तो ये तो हो गई बात प्राचीन काल और मध्यकाल की। अब हम लोग आधुनिक काल की बात कर लेते हैं। तो आधुनिक समय में राग के निम्नांकित लक्षण है। कौन कौन से लक्षण है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग 7 नंबर तक है। 7 नियम है, लक्षण है राग के। पहला क्या है कि राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। आप लोग रिकॉल कीजिए, जब थाट बता रहे थे तो मैं क्या बताया था मैंने, कि थाट को राग उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी थाट से राग उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब हुआ कि राग को थाट से उत्पन्न होना चाहिए। पहला नियम ये हो गया कि राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। 10 ठाट हैं तो 10 ठाट में से किसी न किसी ठाट से उत्पन्न होना चाहिए। दूसरा है राग। राग में कम से कम 5 स्वर होना आवश्यक है। राग में कम से कम 5 स्वर होना आवश्यक है। फिर एक बार रिकॉल कीजिए पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में जैसे राग भोपाली बताया था, उसमें कितने स्वर प्रयोग हो रहे थे, 5। कौन सब, सा। राग भोपाली में, यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, राग भोपाली में कितने स्वर हैं, तो उसमें सा, रे, ग, प, ध, बस यही है। उसका आरोह करते हैं तो एक और सा दे देते हैं, ये तार सप्तक का है। तो एक सप्तक के 5 स्वरों का प्रयोग होता है राग भोपाली में। तो कम से कम 5 स्वर का होना आवश्यक है किसी भी राग में, तब वह राग बन सकता है। तो लेकिन यहाँ एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, राग में 5 स्वर होना आवश्यक है, ठाट में 7 स्वर का होना आवश्यक है। देख लीजिए आपका यहाँ पर एक डिफरेंस, राग और ठाट में अंतर बन गया। तीसरा देखिए, राग में आरोह तथा अवरोह का होना आवश्यक है। राग में आरोह और अवरोह दोनों होना आवश्यक है। ठाट के बारे में क्या बताया था कि ठाट में केवल आरोह ही हो सकता है, तो आरोह से ही पता चल जाएगा कि ये किस ठाट से है। लेकिन राग में जब तक आरोह और अवरोह नहीं हो जाता है तब तक हम पता नहीं कर सकते हैं कि यह किस राग का है।
या कौन सा राग का स्वर है। तो राग में आरोह और अवरोह दोनों का होना आवश्यक है। फिर राग में वादी संवादी स्वरों का होना आवश्यक है। राग में वादी स्वर भी होता है और समवादी स्वर होता है। वादी स्वर वो हुआ जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, जिस स्वर का प्रयोग वो वादी स्वर हुआ। और समवादी स्वर क्या हो गया कि दूसरे स्थान पर प्रयोग होने वाले स्वर, यानी कि जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया स्वर है वो तो वादी हुआ। फिर उससे कम किसका प्रयोग हुआ है, यानी कि दूसरा नंबर, पहला नंबर पर वादी हो गया, दूसरा नंबर पर संवादी हो गया। तो ये है वादी और संवादी। चौथा हो गया आपका पांचवा, राग में रस या रंजकता होना आवश्यक है जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर सके। देखिए, राग में रस या रंजकता होना जरूरी है जिससे कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो सके, सुन करके एंटरटेनमेंट कर सके, मनोरंजन कर सके। और ठाट के बारे में क्या बताया था कि ठाट में रंजकता नहीं होती है, बस एक व्याकरण का वह एक संगीत व्याकरण का वह एक भाग है, बस उससे ही राग निकलता है, लेकिन राग में रंजकता होना जरूरी है। अगला है 6 नंबर में राग में षडज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा। राग में षडज जो है, षडज मीन्स सा, सारे गामा पधनी में जो सा है वो आधार स्वर है। षडज आधार स्वर है, अतः इसे कभी वर्जित नहीं किया जा सकता। षडज को कभी भी वर्जित नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए राग भोपाली में 5 ही स्वर का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब 2 स्वर क्या है यहाँ पे वर्जित है। कौन कौन सा वर्जित है, तो इसमें वर्जित स्वर हो गया आपके राग भोपाली में मो और नी, ये वर्जित स्वर है। तो जैसे यहाँ पर मो और नी वर्जित है, सा को कभी वर्जित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि संगीत में सा ही एक ऐसा स्वर है जो कि आधार स्वर है, इसको कभी भी वर्जित नहीं किया जा सकता किसी भी राग में। 5 है तो उसमें देखिए सा है। 6 स्वर वाले कोई भी राग होंगे तो उनमें भी सा होगा ही होगा। 7 स्वर वाले कोई भी राग होंगे तो उसमें सा होगा ही होगा। बाद बाकी वर्जित और भी हो सकता है, और सब स्वर वर्जित हो सकता है, लेकिन सा कभी भी वर्जित नहीं हो सकता है। तो ये सा को हम षडज कहते हैं। तो षडज क्या है? आधार स्वर है। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव यह भी बनता है कि आधार स्वर क्या है, तो षडज है, इसको कभी वर्जित नहीं किया जा सकता। अगला 7वां में राग में किसी रस की अभिव्यक्ति होना अनिवार्य है। हाँ जी, राग में जब तक रस नहीं होगा तो मनोरंजन कैसे होगा। रस जैसे करुण रस हो गया, सुन करके दिल भर आए, वो करुण रस हो गया। प्रेम रस, प्रेम का गीत गाते हैं तो उसमें प्रेम रस होता है, तो राग में प्रेम रस भी होना चाहिए। श्रृंगार रस होता है, किसी की सुंदरता का बखान उस राग के माध्यम से किया जाता है तो उसमें श्रृंगार रस भरा होता है। वीर रस, वीरों की बात को राग के माध्यम से कहें, गीत के माध्यम से कहें तो उसमें वीर रस होता है। तो वही कह रहा है कि राग में किसी न किसी रस की अभिव्यक्ति होना अनिवार्य है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे राग के नियम क्या क्या है, प्राचीन काल में क्या थे, मध्यकाल में क्या थे और आधुनिक काल में क्या है। तो इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से अच्छे से कर लीजिएगा इसको तैयारी। आपका भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है और शुरू से अब तक जितने वीडियो बने हैं, ठीक है ना, उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा और उसे ऑब्जेक्टिव निकाल करके उसको याद कीजिएगा। आगे में भी इसको प्रश्न तैयारी हो रहा है आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव, इसको लाएंगे। जैसे 10 वीडियो हो जाएगा तो 10 वीडियो के बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर आगे 10 वीडियो करेंगे, फिर 10 के बाद
उसमें से सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसी तरह हम लोगों का चलता रहेगा। तो आप लोगों ने अच्छी होली मनाई, अब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए और साथ ही साथ अपने इस संस्थान जो है, चैनल जो है आयुष संगीत शिक्षण संस्थान, इसको बढ़ाने में मदद करें। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। एनालिटिक्स में देखा है कि अभी भी 60% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे आग्रह है कि सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब, आगे बढ़ाइए। और आप लोग लाइक वीडियो को नहीं करते हैं, लाइक भी क्या कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मैं बार बार कर रहा हूँ, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। बिना कमेंट किए मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को हमारा ये बताया गया टॉपिक जो भी है या वीडियो का क्वालिटी कैसा है, ये सब कुछ समझ में यानी कुछ पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। हालांकि व्यूज ठीक ठाक आ रहे हैं, जैसा कि चैनल नया है तो, लेकिन फिर भी कमेंट करना आवश्यक हो जाता है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग से निवेदन है कि इसको कमेंट में ज़रूर लाएं। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, मिलते हैं आगे। धन्यवाद।